बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टुडे वी गोइंग टू डिस्कस हाइपोथैलेमस। लेकिन उससे पहले मैं डायग्राम का जनरल सा ओवरव्यू दे देती हूँ। ये सैजिटल सेक्शन है ब्रेन का। एज वी नो कि ब्रेन को 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया हुआ है। फोर ब्रेन, ये वाला रीजन मिड ब्रेन, और उसके पीछे ये जो है इसे हम बोलते हैं हाइंड ब्रेन। फोर ब्रेन को भी मज़ीद 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया हुआ है। ये वाला रीजन जो इसे हम बोलते हैं टेलेंसेफ्लॉन, और जो ये वाली चीज़ें इसे हम बोलते हैं डायंसेफ्लॉन। डायंसेफ्लॉन के अंदर भी हमें यहाँ पे जो है हाइपोथैलेमस नज़र आ रहा है। ऊपर ये थैलेमस है और थैलेमस के नीचे जो है हमें हाइपोथैलेमस नज़र आ रहा है, जैसे इसका नेम इंडिकेट कर रहा है कि थैलेमस के नीचे है ये। उसके बाद हम इसकी बाउंड्रीज़ देख लेते हैं। तो यहाँ पे जो येलो स्ट्रक्चर आपको नज़र आ रहा है इसे हम बोलते हैं ऑप्टिक क्याज़्मा। ठीक है, ऑप्टिक क्याज़्मा से लेकर यहाँ एक राउंडेड सा स्ट्रक्चर जो आपको नज़र आ रहा है इसे हम बोलते हैं मैमिलरी बॉडी। तो ऑप्टिक क्याज़्मा से लेकर मैमिलरी बॉडी के दरमियान हाइपोथैलेमस प्रेजेंट होता है। इसके अलावा एक और रीजन जो कि फंक्शनली इसका पार्ट होता है इसे हम बोलते हैं प्री ऑप्टिक एरिया। प्री ऑप्टिक एरिया एक्चुअली क्या है, ये ऑप्टिक क्याज़्मा से ये चीज़ जा रही है इसे बोलते हैं लैमिना टर्मिनलिस। लैमिना टर्मिनलिस एक्चुअली ग्रे मैटर शीट होती है, साथ में पायामीटर की लेयर भी होती है इसके। वो जो ऑप्टिक क्याज़्मा से लेकर जो एंटीरियर कमीशर तक जाए इसे हम बोलते हैं कि लैमिना टर्मिनलिस है। ठीक है, ग्रे मैटर साथ में पायामीटर की लेयर होती है, ऑप्टिक क्याज़्मा से लेकर एंटीरियर कमीशर तक जाती है, इसे हम बोलते हैं लैमिना टर्मिनलिस। तो ऑप्टिक क्याज़्मा लैमिना टर्मिनलिस के दरमियान ये जो ट्रायंगुलर सी चीज़ है ना इसे हम बोलते हैं कि प्री ऑप्टिक एरिया। ये फंक्शनली हाइपोथैलेमस का पार्ट होती है। उसके बाद अगर हम हाइपोथैलेमस के ऊपर देखें तो हमें थैलेमस नज़र आ रहा है। इसके अलावा ये जो थर्ड वेंट्रिकल है जो रेड कलर से हमें शो हो रहा है, थर्ड वेंट्रिकल का फ्लोर भी थोड़ा बहुत जो है ना हाइपोथैलेमस बनाता है। इसके अलावा अगर हम इसको नीचे से देखें तो हमें सबसे पहले तो ऑप्टिक क्याज़्मा नज़र आएगा। इन्फीरियरली हमें 4 सेक्शन नज़र आएंगे। सबसे पहले हमें ऑप्टिक क्याज़्मा नज़र आएगा, उसके बाद हमें ट्यूबर साइनेरियम नज़र आएगा। ट्यूबर साइनेरियम से नीचे ये पिट्यूटरी ग्लैंड जो यहाँ पे नाम है, तो पिट्यूटरी ग्लैंड तो हम नहीं कहेंगे इन्फीरियरली, बल्कि उसकी जो इन्फंडिबुलम होगी ना हम कहेंगे कि वो इन्फीरियरली हमें नज़र आती है। तो पहले ऑप्टिक क्याज़्मा, ट्यूबर साइनेरियम, इन्फंडिबुलम, और फिर यहाँ पे जो है हमें मैमिलरी बॉडी नज़र आती है। ठीक है, तो ये 4 स्ट्रक्चर ऑप्टिक क्याज़्मा, इन्फंडिबुलम, ट्यूबर साइनेरियम और मैमिलरी बॉडी, ये 4 स्ट्रक्चर हमें हाइपोथैलेमस के इन्फीरियर सरफेस से नज़र आ रहे होते हैं। उसके बाद एंटीरियरली भी बता दिया, सुपीरियरली भी बता दिया, इन्फीरियरली भी बता दिया। अब पोस्टीरियरली जो है टेगमेंटम ऑफ द मिड ब्रेन के साथ रिलेटेड है। देखिए ये मिड ब्रेन है और ये टेगमेंटम ऑफ द मिड ब्रेन है, तो ये टेगमेंटम ऑफ द मिड ब्रेन से रिलेटेड होते हैं ये। अब उसके अलावा मेन फंक्शन में बता देती हूँ। हाइपोथैलेमस जो है वो 3 मेजर सिस्टम्स के साथ रिलेटेड होता है। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम से रिलेटेड होता है, एंडोक्राइन सिस्टम से रिलेटेड होता है और लिम्बिक सिस्टम से रिलेटेड होते हैं। तो इन 3 मेजर सिस्टम की वजह से इसके वेरियस फंक्शंस होते हैं, वो मैं एंड में बताऊंगी। अभी हम जो है हाइपोथैलेमिक न्यूक्लियाई को देखेंगे। हाँ, तो अब हम जो है हाइपोथैलेमस के न्यूक्लियाई की बात करेंगे। हाइपोथैलेमस के टोटल जो है 12 न्यूक्लियाई हैं, उनमें से जो 8 हैं वो मीडियल जोन के अंदर आ जाते हैं और जो रिमेनिंग 4 हैं वो लेटरल जोन के अंदर आ जाते हैं। ठीक है, अब हाइपोथैलेमस का अभी तक मैंने डायग्राम ड्रॉ नहीं की, इस वजह से आपको आइडिया नहीं हुआ कि हाइपोथैलेमस को किस तरह से डिवाइड किया हुआ है। बहरहाल मैं एक जनरल सा व्यू दे देती हूँ आपको। फॉर्निक्स होता है, उसने हाइपोथैलेमस को मीडियल और लेटरल जोन के अंदर डिवाइड किया होता है। अगर मैं ये कहूँ कि ये हाइपोथैलेमस है, ठीक है, दरमियान में हाइपोथैलेमस के ये आ रहा होता है थर्ड वेंट्रिकल। ठीक है, हमने ये कहा था ना कि थर्ड वेंट्रिकल का जो फ्लोर होता है वो ये बनाता है हाइपोथैलेमस। ठीक है, ये इस तरह से होता है। यहाँ पे अगर मैं कहूँ कि ये मैमिलरी बॉडी होगी, यहाँ पे ट्यूबर साइनेरियम होगा। ठीक है, ये ट्यूबर साइनेरियम होगा, यहाँ से इन्फंडिबुलम, और ये हमारे पास आ गया पोस्टीरियर पिट्यूटरी, और ये हमारे पास आ गया एंटीरियर पिट्यूटरी। ठीक है, ये मेमोरी बॉडी पीछे की तरफ है ना, पोस्टीरियरली होती है, इस वजह से मुझे पता चला कि ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी है। ठीक है, अब हमने क्या करना है, मैंने आपको क्या बताया कि फॉर्निक्स होता है जो कि इसे मीडियल और लेटरल जोन के अंदर डिवाइड कर देता है। यहाँ से आप सपोज़ करें यहाँ पे ये पैरा हिप्पोकैम्पल एरिया होता है। ठीक है, इसके बारे में अभी आपको नहीं पता। ग्रे मैटर का एक एरिया होता है, यहाँ से वहाँ से फिर फॉर्निक्स निकलता है और फॉर्निक्स आता है यहाँ पर इस वाली जगह पर, और यहाँ पे इसके अंदर एम्बेड होके मैमिलरी बॉडी के अंदर ये जाके इसका कनेक्शन होता है। ठीक है, यहाँ पे जाकर ख़त्म होता है। अब देखें यहाँ पे 2 जोन बन गए। पहले तो इसे लेफ़्ट और राइट के अंदर डिवाइड किया हुआ था, अब लेफ़्ट और राइट के भी 2 पार्ट बन गए। ये वाला पार्ट जो होगा इसे हम बोलेंगे कि ये लेटरल एरिया है, और ये वाला एरिया जो है इसे हम बोलेंगे मीडियल एरिया। इसी तरह ये लेटरल और ये जो है मीडियल एरिया। उसके बाद लेटरल और मीडियल एरिया, तो इस तरह से इनकी डिवीजन हो गई। बिल्कुल इस तरह फॉर्निक्स यहाँ पे भी आएगा और इस वाले रीजन को भी इस तरह डिवाइड कर देगा। इसके अलावा इसको जो है हम इंटीरियर और पोस्टीरियर पार्ट के अंदर भी डिवाइड करते हैं। ठीक है, ये इसकी डिवीजन होगी।
इस तरह से एक लाइन होती है जो कि इसे एंटीरियर और पोस्टीरियर पार्ट के अंदर भी डिवाइड करती है। ये हमने फर्स्ट ईयर के अंदर भी देखा था कि वहाँ हमने कहा था कि एंटीरियर वाला पार्ट जो होता है ये एसी के तौर पर एक्ट करता है, ठीक है। जो एंटीरियर हाइपोथैलेमस होता है, एंटीरियर पार्ट ऑफ हाइपोथैलेमस, ये एसी के तौर पर काम करने का मतलब क्या होता है कि ये जो है रिस्पॉन्स टू हीट करता है, ठीक है, रिस्पॉन्स टू हीट करता है। यानी कि जब टेम्परेचर जो है बहुत ज़्यादा हो जाता है एटमॉस्फेयर का, तो ये हमारे अंदर जो है ऐसी मतलब ऐसे चेंजेस लेकर आता है। फॉर एग्जांपल स्वेट ग्लैंड्स को एक्टिवेट करा देता है, वेजो डायलेशन करा देता है। इस तरह से ये बॉडी की हीट को जो है बाहर की तरफ एक्सपेल करता है ताकि हमारा टेम्परेचर जो है वो मेंटेन रहे। तो रिस्पांस टू हीट है, जैसे कि एसी जो है हमारे टेम्परेचर को कम करने की कोशिश करता है, बिल्कुल इस तरह से एंटीरियर हाइपोथैलेमस रिस्पांस टू हीट कराता है। इसके अलावा हमने ये भी बात पहले पढ़ी हुई थी कि एंटीरियर हाइपोथैलेमस जो है पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी कराता है। तो इसकी ये पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी भी एंटीरियर हाइपोथैलेमस के साथ होगी। इसके अलावा अगर हम पोस्टीरियर हाइपोथैलेमस को देखें तो ये बिल्कुल इसके ऑपोजिट होता है। ये रिस्पॉन्स टू कोल्ड कराता है। रिस्पॉन्स टू कोल्ड का मतलब कि जब बाहर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा डिक्रीज़ हो जाता है तो वेजो कंस्ट्रिक्शन करा देता है और जो है वो जो शिवरिंग स्टार्ट करा देता है, ठीक है, और हमारे जो गूज बम्स हैं वो करवा देता है। तो इस तरह की सिचुएशन जो है ना वो पोस्टीरियर हाइपोथैलेमस कराता है। इसके अलावा ये सिंपैथेटिक सिस्टम से रिलेटेड है, ठीक है, ये बिल्कुल एंटीरियर हाइपोथैलेमस के बिल्कुल ऑपोजिट है, सिंपैथेटिक सिस्टम से रिलेटेड है। ये एंटीरियर और पोस्टीरियर। या इसके अलावा हमने इनको लेटरल और मीडियल जोन के अंदर डिवाइड किया हुआ था ना, तो आप ये याद रखें जो लेटरल वाला रीजन है इसे हम बोलते हैं हंगर एंड पनिशमेंट रीजन, ठीक है। ये वाली जो है ना कंडीशन काज कराता है, यानी कि ये वाला जब लेटरल वाला रीजन को हम स्टिमुलेट कराते हैं तो हंगर एंगर यानी कि पता है हंग्री मैन इज़ एन एंग्री मैन, ठीक है। तो हंगर और एंगर वाली कंडीशन लेकर आता है और ये पनिशमेंट सेंटर भी है। और मीडियल वाला बिल्कुल इसके ऑपोजिट है। मीडियल रीजन ये क्या करवाता है, ये सोसाइटी वाली कंडीशन लेकर आता है, हैप्पीनेस, और बिल्कुल उसके ऑपोजिट रिवार्ड, ठीक है। ये जनरल सी चीज़ें जो है ना आपने याद रखनी है कि एंटीरियर हाइपोथैलेमस हीट को रिस्पॉन्स करता है, पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम से रिलेटेड है। पोस्टीरियर वाला जो है रिस्पॉन्स टू कोल्ड करवाता है, सिम्पैथेटिक सिस्टम से रिलेटेड है। लैटरल जोन जो है वो हंगर एंगर और पनिशमेंट वाली कंडीशन लेकर आता है। और मीडियल रीजन जो है सोसाइटी, हैप्पीनेस एंड रिवार्ड सेंटर है। अच्छा, अब इनके न्यूक्लियाई को याद करने के लिए मैंने जैसे कि आपको बताया कि इसको मीडियल और लेटरल जोन के अंदर हमने डिवाइड किया हुआ है, तो इसके लिए मैंने निमोनिक बनाया है, वो मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है। अगर हम पहले मीडियल को देखते हैं, इसके लिए क्या है, PPP यानी कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इज़ वेरी डिप्रेस्ड एंड सैड, ठीक है। PPP यानी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इज़ वेरी डिप्रेस्ड एंड सैड, इन वर्ड्स को हमने लेना है और इससे हमारे जो हैं ये न्यूक्लियस बन जाएंगे। पहले P से हमारा कौन सा न्यूक्लियस बनता है, तो यहाँ पे मैं लिखना शुरू करती हूँ। तो ये वाले हमारे कौन से हैं, मीडियल जोन के, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ। मीडियल जोन के हमारे टोटल 8 है, मैं पहले बता चुकी हूँ कि टोटल 8 है। तो पहला हम शुरू करते हैं प्री ऑप्टिक न्यूक्लियस, ठीक है। न्यूक्लियस तो वो है ना, कंफर्म है कि न्यूक्लियस ही है, तो मैं नहीं लिख रही। प्री ऑप्टिक नेक्स्ट वाले पी से हमारा बनता है पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियस, उससे नेक्स्ट वाले पी से हमारा बनता है पोस्टीरियर हाइपोथैलेमिक न्यूक्लियर, ठीक है, पोस्टीरियर हाइपोथैलेमिक न्यूक्लियस PPP। उसके बाद हमारा आई था, तो आई से हमारा बनता है इनफंडिबुलर न्यूक्लियस, इनफंडिबुलर न्यूक्लियस। उसके बाद क्या था, V था, तो V से हमारा बनेगा वेंट्रोमीडियल न्यूक्लियस, और D था आगे, तो डॉर्सोमीडियल न्यूक्लियस। एंड से A से हमारा बनता है एंटीरियर हाइपोथैलेमिक न्यूक्लियस, और S से हमारा बनता है सुप्राकियास्मेटिक न्यूक्लियस, ठीक है।
इस निमोनिक से हमें बड़े आराम से याद हो गया, पीपीपी इज़ वेरी सैड एंड डिप्रेस्ड। और पीपीपी के सैड और डिप्रेस होने की वजह ये है, वो जो वजह होगी ना, उससे हमें इसके लेटरल जोन के न्यूक्लियस याद हो जाएंगे। वजह ये है सुपर लेजेंड्स लीव देम। ठीक है, पीपीपी इज़ वेरी सैड एंड डिप्रेस्ड, रीज़न क्या है, सुपर लेजेंड लीव देम। तो एस से हमारा सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियस बनेगा, एल से हमारा लेटरल न्यूक्लियस बनेगा, और सेकेंड वाले एल से हमारा बनेगा लेटरल ट्यूबरल न्यूक्लियस, और टी से हमारा बनेगा ट्यूबरो मैमिलरी न्यूक्लियस। तो यहाँ पे मैं इनको लिख देती हूँ, ये 4 है टोटल लेटरल जोन के सुप्रा ऑप्टिक। तो ये जो न्यूक्लियस होते हैं ना, ये एग्जाम्स के अंदर आ जाते हैं लिखने के लिए, तो इसलिए मैं जो है ना इनके लिए निमोनिक बना दिए ताकि आपके लिए याद करना आसान हो जाए। अगर सिर्फ नेम आ जाए तो आप इस निमोनिक से ऑन द स्पॉट जो है ना फ़ौरन बता सकते हैं। ये आ गया लेटरल लेटरल न्यूक्लियस जो भी आएगा, ठीक है। और दूसरे एल से हमारा बनेगा लेटरल ट्यूबरल न्यूक्लियस, और लास्ट वन हमारा बन जाएगा ट्यूबरो मैमिलरी न्यूक्लियस। ठीक है, ये हमारे टोटल 12 न्यूक्लियस जो है कंप्लीट हो गए हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट काम है इनके फंक्शंस को देखना। इनके फंक्शंस की तरफ अब हम आ जाते हैं। अच्छा, इनके फंक्शंस को करने से पहले एक और चीज़ मैं आपको बता देती हूँ कि प्री ऑप्टिक जो है ना वो बिल्कुल इन कंटिन्यूस होता है, इनके बिल्कुल इसका कनेक्शन होता है, क्लोजली रिलेटेड होता है ये एंटीरियर न्यूक्लियस के भी। ठीक है, जो हमने पहले पढ़ा था वो एंटीरियर थैलेमिक न्यूक्लियस था, उसके साथ इसको कंफ्यूज नहीं करना। प्री ऑप्टिक और एंटीरियर न्यूक्लियस का बिल्कुल क्लोजली रिलेटेड होते हैं, और लेटरल न्यूक्लियस एंड पोस्टीरियर न्यूक्लियस बिल्कुल क्लोजली रिलेटेड होते हैं। ठीक है, इनके फंक्शन तो बहुत हद तक हमें पहले ही पता है। एंटीरियर हाइपोथैलेमस का मैंने आपको क्या बताया था कि पैरासिम्पैथेटिक से रिलेटेड होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इसका क्या पहला फंक्शन तो हमें पता है कि रिलेटेड होता है पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम से। ठीक है, और पैरासिम्पैथेटिक वाली सिचुएशन जो है वो सिर्फ याद रखने के लिए कि जो है सेक्सुअल एक्टिविटी उसके ड्यूरिंग भी पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम एक्टिवेट होता है। तो सेक्सुअल एक्टिविटी से भी रिलेटेड होता है, सेक्सुअल एक्टिविटी और जो सेक्सुअल डेवलपमेंट होती है सारी ऑर्गन्स की, वो भी इससे रिलेटेड होता है। ठीक है, पैरासिम्पैथेटिक एंड सेक्सुअल एक्टिविटी प्री ऑप्टिक न्यूक्लियस का काम है। इसके अलावा जो पोस्टीरियर न्यूक्लियस का, उसको भी साथ में ही हम देख लेते हैं कि पोस्टीरियर न्यूक्लियस का हमने क्या कहा था, सिंपैथेटिक सिस्टम से रिलेटेड होता है। तो यहाँ पे भी हमने सिंपैथेटिक लिख लिया। ठीक है, ये पोस्टीरियर लेटरल वाला सारा रीजन यही होता है ना, तो ये सिंपैथेटिक सिस्टम से रिलेटेड होता है। यानी कि मैं साथ साथ जो रिलेटेड होंगे उनको एक साथ साथ बताती रहूँगी। ठीक है, 2 न्यूक्लियस जो हैं वो ऑलरेडी आप उससे नोन है, एक पैरावेंट्रिकुलर और दूसरा जो है सुप्रा ऑप्टिक। क्यों? क्योंकि हमने जब एंडोफिजियोलॉजी के अंदर पढ़ा था तो वहाँ पे हमने पिट्यूटरी ग्लैंड जब पढ़ा था वहाँ पे देखा था कि जो पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियस है वो रिलीज़ करता है ऑक्सीटोसिन। ठीक है, तो ये तो हमें पता है कि पैरावेंट्रिकुलर ऑक्सीटोसिन रिलीज़ करता है, और सुप्रा ऑप्टिक जो है ये रिलीज़ करता है वेजोप्रेसिन, जिसे हम एंटी डायूरेटिक हार्मोन कहते हैं। तो और 2 न्यूक्लियस हमारे हो गए। इसके अलावा एंटीरियर हाइपोथैलेमस को जब मैं यहाँ पे फंक्शन बता रही थी तो उसमें मैंने बोला था कि एंटीरियर हाइपोथैलेमस जो है वो एसी के तौर पर काम करता है, और पोस्टीरियर जो एंटीरियर वाला है वो रिस्पांस करता है हीट को, और पोस्टीरियर वाला है वो रिस्पांस करता है कोल्ड को। यानी कि दोनों का काम ही टेम्परेचर रेगुलेशन करना है। तो यहाँ एंटीरियर पोस्टीरियर को हम आराम से लिख देते हैं। दोनों का काम क्या है? टेम्परेचर रेगुलेशन। लेकिन पोस्टीरियर वाला किसको रिस्पॉन्स करता है? रिस्पॉन्स करता है कोल्ड को। ठीक है, शिवरिंग वगैरह करवाता है, रिस्पॉन्स टू कोल्ड। और एंटीरियर हाइपोथैलेमस जो है ये भी टेम्परेचर रेगुलेशन करता है, लेकिन ये क्या होता है? रिस्पॉन्स टू हीट करवाता है, वेजोडाइलेशन करवाएगा, स्वेटिंग करवाएगा, ये वाले काम ये करेगा। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं
ये जो इनफंडिबुलर न्यूक्लियस है, इनफंडिबुलर न्यूक्लियस को हम आर्कुएट न्यूक्लियस भी कहते हैं। ठीक है, इसको आर्कुएट इसलिए कहते हैं क्योंकि जब इसकी मैं डायग्राम ड्रा करूँगी ना तो उसके अंदर मैं इसको आर्क जैसा बनाऊंगी जब हम हाइपोथैलेमस को देखेंगे। तो क्योंकि आर्क जैसा होता है इसलिए हम इसे आर्कुएट न्यूक्लियस कहते हैं। इसका वाहिद फंक्शन ये कि ये ग्रोथ करवाता है। इसका मतलब है कि ये ग्रोथ रिलीजिंग हार्मोन को रिलीज़ करता है। ठीक है, हमें ये पता है ना कि हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है पिट्यूटरी ग्लैंड की सिक्रीशन को। तो ग्रोथ हार्मोन को अगर इसने मतलब ग्रोथ करवानी बॉडी की तो ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन कैसे क्रिएट कराएगा। इसके बाद वेंट्रोमीडियल और डॉर्सोमीडियल आ जाते हैं। वेंट्रोमीडियल जो है इसे हम सेशाइटी सेंटर कहते हैं, और जो यानी कि ये वही हैप्पीनेस वाला रीजन है, और रिवार्ड सेंटर भी हम इसे कह सकते हैं। ठीक है, ये हमारा रिवार्ड सेंटर है। और जो डॉर्सोमीडियल है बिल्कुल इसके ऑपोजिट ये हंगर सेंटर है, या फिर हम इसे पनिशमेंट सेंटर भी कहते हैं। ठीक है, जैसे एक्सपेरिमेंट किया गया था वहाँ मंकीज़ के इन वाले न्यूक्लियस को जो है एक्टिवेट या फिर डिप्रेस किया गया था। तो जब वेंट्रोमीडियल न्यूक्लियस को एक्टिवेट किया गया तो वहाँ पे ये देखा गया कि ना वो जो एनिमल्स थे, जो मंकीज़ थे, जो भी थे, वो यानी कि उनकी भूख बिल्कुल ख़त्म हो गई थी और उनका एंगर भी बिल्कुल ख़त्म हो चुका था। तो उससे हमें अंदाज़ा हुआ कि सोसाइटी सेंटर है, रिवार्ड सेंटर है। और डॉर्सोमीडियल बिल्कुल उसके ऑपोजिट हुआ, वो हमेशा हंग्री रहने लग गए, उनकी भूख ख़त्म ही नहीं होती थी और जो एंगर भी था वो भी बहुत ज़्यादा हो गया था। तो इससे हम यानी कि इन न्यूक्लियस के फंक्शन हमें इसी तरह से पता चलते हैं कि या तो हम इनको एक्टिवेट कराते हैं या फिर इनको डैमेज कर देते हैं। तो जो इफ़ेक्ट्स हमें नज़र आते हैं उससे अंदाज़ा हो जाता है कि इनका फंक्शन क्या है। उसके बाद हमारा आ जाता है सुप्राक्याज़्मेटिक न्यूक्लियस। सुप्राक्याज़्मेटिक न्यूक्लियस जो है ये सर्काडियन रिदम है, सर्काडियन रिदम को कंट्रोल करता है और इसको हम पहले भी देख चुके हैं। तो यहाँ पे सर्काडियन रिदम को रेगुलेट करता है। ठीक है, और हमारे अब कौन कौन से न्यूक्लियस रह गए इनफंडिबुलर, उनको तो हो गया। अब लेटरल ट्यूबरल और ट्यूबरो मेमलरी न्यूक्लियस। लेटरल ट्यूबरल जो है ना, लेटरल वाला का हमें पता है कि लेटरल वाला हमारा हंगर सेंटर होता है, पनिशमेंट सेंटर होता है। तो इसका फंक्शन इतना डेफिनेट नहीं है, लेकिन मोस्टली ये होता है कि हंगर सेंटर से क्लोजली रिलेटेड होता है। ठीक है, हंगर, एंगर, ये इससे लेटरल ट्यूबरल है। और जो ये मेमलरी बॉडीज़ होती हैं ये हमारे फीडिंग बिहेवियर को कंट्रोल करती हैं। फीडिंग बिहेवियर का मतलब है कि इसको ये देखा गया कि जैसे ही इस न्यूक्लियस को एक्टिवेट किया गया तो बेशक पर्सन खाना ना खा रहा हो लेकिन वो बिहेव इस तरह से करता है जैसे वो खाना खा रहा है, जैसे लिकिंग ऑफ द लिप्स, या फिर जो भी कंडीशन होती है खाना खाते वक्त जैसी आवाज़ें आ रही होती हैं, मुंह को जिस तरह से चलाया जा रहा होता है। तो ट्यूबरो मेमलरी न्यूक्लियस जो है ना फीडिंग बिहेवियर से रिलेटेड होता है।